I welcome you all back once again, and today we have to start from the third part of the chapter Kings and Chronicles. And before I start teaching you with the third part, I would like to request you कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 के नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बना लीजिए। जिन मैनर में या जिस फॉर्मेट में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के नोट्स बनाए हैं, आई होप कि आपने भी उसी मैनर में और उसी फॉर्मेट में बनाए होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और आपको सिमिलर मैनर में नोट्स बनाने हैं या फिर जिस भी फॉर्म में आपको कन्वीनियंट लगे आप उस मैनर में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मैं एनसीईआरटी में आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराती जाऊंगी, आपको मेरे साथ वो सब मार्क करते रहना है। चलिए अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस वन इज योर पार्ट 3 ऑफ Kings and Chronicles, and our first topic for today is the production of chronicles. So if we talk about what are chronicles, तो ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि chronicles किसको कहते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको chronicles की डेफिनेशन भी बताई थी और मार्क कराई थी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। chronicles वो रिटन रिकॉर्ड होते हैं जिसमें क्रोनोलॉजिकल मैनर में इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि मैंने आपको समझाया था कि सपोज कोई इवेंट 1998 में हुआ, ठीक है। सपोज ऐसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज कोई पर्सन 1998 में उसका बर्थ हुआ, ठीक है। उसके बाद इस ईयर में उसने अपनी क्लास 10th पास करी, इस ईयर में उसने अपनी क्लास 12th पास करी, इस ईयर में वो कॉलेज में एडमिशन लिया उसने। सो दैट इज नोन एज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि ईयर वाइज, ठीक है, या फिर सेंचुरी वाइज जब हम किसी चीज को एक डेट के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रोनिकल्स थे, ठीक है, ये किस लिए यूज होते थे? ये यूज होते थे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के लिए, है ना, फैक्ट्स को बताने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट में हुई। मुगल स्टेट से रिलेटेड फैक्ट्स बताते थे। मुगल रूलर्स ने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करी अपने रूल को क्या कहते हैं, लोगों पे इम्पोज करने के लिए। इसके अलावा जो मुगल रूलर्स थे उनके आइडियोलॉजी के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में और उनके डिसीजंस के बारे में भी इन क्रोनिकल्स के थ्रू हमें पता लग पाया है। अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये मैं रिपीट कर रही हूँ फ्रॉम आर प्रीवियस सेशन। इसके पूरे रिटन नोट्स आपको प्रीवियस सेशन को देख के मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद आवर पार्ट 3। तो यहाँ पे अगर अब हमें ये तो पता चल गया कि क्रोनिकल्स कहते किसे हैं, अगर अब हमें ये पता करना हो कि ये क्रोनिकल्स बनवाता कौन था, लिखवाता कौन था। सो दे वर कमीशन्ड बाय मुगल एम्परर्स, यानी कि जो मुगल रूलर्स थे। क्योंकि अब हम मुगल्स की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। मुगल्स की हिस्ट्री हमें पता कहाँ से चल रही है? उनके रिकॉर्ड्स में से, यानी कि उनके क्रोनिकल्स से। अब ये क्रोनिकल्स लिखवाए किसने? ऑब्वियसली मुगल्स की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए, कौन कौन से उन्होंने मेजर डिसीजंस लिए, कौन कौन सी किंग्स आए जिन्होंने रूल किया, ये सब किसने लिखवाया है? मुगल एम्परर्स ने ही तो लिखवाया है, यस और नो, ठीक है। तो ये कमीशन किसने करवाए? मुगल एम्परर्स ने। सो सिमिलर मैनर में आप हेडिंग दे सकते हैं, कमीशन्ड बाय मुगल एम्परर्स, यूज्ड फॉर, यानी कि इनका काम क्या है। अब हमें ये जरूरी ही क्यों है, ये क्रोनिकल्स क्यों पढ़ते हैं हम? ये फॉर स्टडीइंग द एम्पायर। इसके अलावा मुगल जो एम्परर्स थे उनके लिए भी ये किस काम के होते थे? मुगल एम्परर्स के लिए ये क्रोनिकल्स इसलिए ज़रूरी होते थे ताकि वो ये जान सके कि मेरा एम्पायर कितना वास्ट है, मेरे एम्पायर में किस किस तरीके के लोग हैं, और मेरे को ऐसे लोगों को रन करने के लिए, उनके लिए कुछ मेजर डिसीजंस लेने के लिए मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना मेरा एम्पायर है कितना वास्ट, उसमें किस तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर रनिंग देयर कोर्ट, ठीक है। तो ये दो रीजंस के लिए यूज होते थे। अब ये लिखे किसके लिए जाते थे? रिटन फॉर। ये चीज को ध्यान में रखते हुए लिखे जाते थे कि जब भी कोई पर्सन क्रोनिकल को पढ़े तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि जो किंगडम है वो कितनी अच्छी थी, राजा के रूल के अंडर लोग कितने खुश थे। टू प्रोजेक्ट एन एनलाइटेंड किंगडम, एक खुशहाल किंगडम को दिखाने के लिए। टू कन्वे टू दोज हु रेजिस्टेड द रूल ऑफ मुगल्स, इसका मतलब समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ऐसा तो थे नहीं हर कोई कि बहुत खुशी खुशी हर कोई मुगल्स का रूल एक्सेप्ट कर रहा हो कि हाँ जी हम आपके रूल के अंडर रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेजिस्ट कर रहे थे, जो मुगल्स के रूल के अंडर नहीं रहना चाहते थे। तो
ऐसे क्रॉनिकल्स को लिखवा के मुगल्स ये शो करना चाहते थे कि देखो हमारे रूल के अंडर लोग कितने खुश हैं, तुम भी हमारे रूल के अंडर आ जाओ, ठीक है। एंड टू शो दैट रेजिस्टेंस टू मुगल रूल विल बी ऑफ नो यूज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यानी कि कहीं ना कहीं इससे मुगल रूलर्स लोगों को डराना भी चाहते थे, ये भी दिखाना चाहते थे कि चाहे तुम हमारे रूल को कितना भी रेजिस्ट कर लो, अल्टीमेटली तुम हमसे हार जाओगे और तुम्हें हमारे रूल के अंडर ही रहना पड़ेगा। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर है कि ये कमीशन किसने करवाए, मुगल एम्परर्स ने। किस लिए यूज होते थे, एम्पायर को स्टडी करने के लिए, उसको एफिशिएंटली रन करने के लिए। लिखवाए किस लिए गए, ताकि ये दिखाया जाए कि जो मुगल किंगडम है कितनी एनलाइटन है, ये कन्वे किया जाए कि मुगल्स कितने पावरफुल हैं, और ये दिखाया जाए कि अगर मुगल्स को रेजिस्ट किया तो वो किसी भी काम नहीं आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो क्रॉनिकल्स जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे हमें इतनी वास्ट हिस्ट्री के बारे में पता लग रहा है, इसको लिखा किसने? क्या आपको लगता है कि किंग खुद बैठ के क्रॉनिकल्स लिखता होगा? नो, ऑथर्स होते होंगे ना इसके। तो वो ऑथर्स कौन थे वो अब हम देखेंगे। सो ऑथर्स की अगर हम बात करें, सो मुगल कोर्टियर्स, यानी कि जो राजा के दरबार में जो मंत्री जितने भी बैठे होते थे, कोर्टियर्स जितने भी कोर्ट में प्रेजेंट होते थे, उन सब ने अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इन क्रॉनिकल्स को कमीशन करवाने में। अब ये जो क्रॉनिकल्स हैं, ये मैंने जिस मैनर में लिखे हैं आपको वैसे ही लिखने हैं कि किस किस चीज़ पे फोकस करते थे। अभी मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ में बताया कि इनका सब्जेक्ट मैटर क्या था। यहाँ पे आप इसको सब्जेक्ट मैटर भी हेडिंग दे सकते हो। अब इसमें आते थे इवेंट्स ऑफ द रूलर, कि भाई रूलर ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से मेजर डिसीजंस लिए, कौन कौन से कॉन्क्रीट वर्क उसने किए। उसके फैमिली में कौन कौन आता है, उसके मम्मी पापा वाइफ बच्चे, ठीक है। कोर्ट, उसका कोर्ट कैसा है, यानी कि जो उसका दरबार है कैसा दिखता है, कितने लोग हैं उसमें, ठीक है, किस मंत्री के पास कौन सी पोजीशन है, तो ये चीज़ भी उसमें इंक्लूडेड होती थी। उसके नोबल्स, अगेन जो उसके मंत्री हैं वो कौन कौन है, उनके नेम्स, कौन कौन सी वॉर्स एक क्या कहते हैं राजा ने लड़ी, ठीक है, उनका सारा रिकॉर्ड होता था। उसने कौन कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में क्या आते हैं, जैसे कि उसने लोगों के लिए कौन कौन से डिसीजंस लिए, जैसे कि फार्मर्स से रिलेटेड कौन से डिसीजंस लिए उसने, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए किंग ने क्या क्या किया। सो ऐसे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। और मुगल टाइटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब किंग को टाइटल्स भी मिलते थे, है ना, जैसे लोग प्यार से कोई टाइटल दे देते हैं या कोई और पर्सन प्यार से टाइटल्स दे देता था, या फिर कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि किंग खुद पैसे देके कोई टाइटल को खरीदते थे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड किस में होता था, इन क्रॉनिकल्स में होता था। और ये सभी चीज़ें जितनी भी हिस्ट्री है, ये हमें या हमारे हिस्टोरियंस को कहाँ से पता लग पाई है, इन क्रॉनिकल्स के थ्रू ही पता लग पाई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे हमने एंड में पढ़ा ना मुगल टाइटल्स, तो ऐसे कौन कौन से टाइटल्स हैं, इन क्रॉनिकल्स को कौन कौन से टाइटल्स दिए गए हैं। सपोज अगर मैं यहाँ एक क्रॉनिकल की बात करूँ, तो क्रॉनिकल क्या है, क्रॉनिकल एक तरीके की एक राइटिंग है या एक तरीके की एक बुक ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। तो ऐसी एक बुक ऑफ इवेंट्स थी अकबरनामा। सो ऑब्वियसली इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ कि अकबर के बारे में थी। देन शाहजहां नामा, जो कि एम्परर शाहजहां के बारे में थी। एंड आलमगीर, आलमगीर किसके बारे में थी, अबाउट औरंगजेब। ये जो टाइटल था, ये आलमगीर टाइटल औरंगजेब को मिला था। इतना क्लियर है। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको पूरी वीडियो देखते हुए किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन आता है, तो वो टाइमिंग आप लिख के मेरे को कमेंट में बता दीजिए अपनी डाउट के साथ, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी विद इन 1 और 2 डेज। अब आगे देखते हैं, फटाफट अपनी एनसीईआरटी में मार्क करेंगे ऑन पेज 226। यहाँ पे क्रॉनिकल्स की बात हो रही है तो पढ़ेंगे, दे वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ एन एनलाइटेंड किंगडम। क्या दिखाते थे कि किंगडम कितनी खुशहाल है, ठीक है। मुगल रूल के अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी कि मुगल रूल के डोमेन के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो कितने खुश हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दिखाते थे कि जो मुगल रूल है उसको रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, सारा बेकार जाएगा, यानी कि मुगल रूल को कोई भी नहीं रोक सकता बढ़ने से। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या दिखाते थे, ये इवेंट्स को दर्शाते थे, कोर्ट्स और नोबल्स को दिखाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में बताते थे, है ना। इसके अलावा जो हमारे क्रॉनिकल्स थे वो और क्या क्या उनको नेम दिए जाते हैं, जैसे कि अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीर, ठीक है। तो ये सभी नेम से अलग अलग क्रॉनिकल्स को लिखा जाता था।
अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग दी गई है फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन। मैंने इसको एक इजी हेडिंग दी है, लैंग्वेज ऑफ द क्रॉनिकल्स। आप चाहें तो यही सेम हेडिंग रख सकते हैं, या फिर जो मैंने हेडिंग दी है वो भी आप इसको हेडिंग दे सकते हैं। जो ये जो क्रोनिकल्स थे ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे? अर्लियर दे वर कमीशन्ड इन पर्शियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाने शुरू किया गया इनको? पर्शियन में, क्योंकि जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो कोर्ट लैंग्वेज थी। कोर्ट में लोग बोलते थे, राजा के दरबार में लोग पर्शियन ही बोलते थे, ठीक है। किंग भी यही लैंग्वेज बोलता था। रॉयल हाउस होल्ड के लोग यानी कि जो किंग के फैमिली मेंबर्स थे वो भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्स करते थे, और पूरे एम्पायर की यही लैंग्वेज थी, ठीक है। इसके अलावा इट वॉज स्पोकन बाय दी किंग। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्शियन वॉज ऑल्सो यूज्ड इन अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंटेंसी का जितना भी जो हिसाब किताब था वो भी पर्शियन लैंग्वेज में किया जाता था, और जो किंग के क्लर्क्स थे यानी कि उसका जो क्लरिकल स्टाफ था जो इन अकाउंट्स को संभालता था वो भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्स करते थे। इसीलिए अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? इट वॉज रिटन इन पर्शियन। ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाबरनामा वॉज ऑल्सो रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। लेटर ये जो अकबरनामा थी और बाबरनामा थी, ठीक है, ये पर्शियन में लिखवाई गई। इसके अलावा जो महाभारत और रामायण थी इनको भी ट्रांसलेट करवाया गया पर्शियन लैंग्वेज में, ताकि जिन लोगों को संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती है वो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो कि पर्शियन में लिखा गया था उसको समझ सकें और पढ़ सकें। नाउ वील मार्क इन आवर एनसीईआरटी बुक। तो फर्स्ट लाइन में गिवन है कि जो मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स थी, यानी कि जो मुगल कोर्ट में जितने भी क्रॉनिकल्स लिखी गई वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो लैंग्वेज थी, ठीक है, तो ये पर्शियन लैंग्वेज आई कैसे? क्योंकि मुगल्स एकदम से पर्शियन कैसे उन्होंने बोलनी शुरू कर दी? तो यहाँ पे पढ़ेंगे, एज द मुगल्स वर चगतई तुर्क्स बाय ओरिजिन, ठीक है। तो ये टर्किश ओरिजिन से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनकी जो मदर थी यानी कि जो मदर की साइड से इनकी जो मदर टंग थी वो कौन सी थी? टर्किश लैंग्वेज थी, ठीक है। तो अब एकदम से पर्शियन पे कैसे शिफ्ट हुए वो हम देखते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकी मदर टंग पहले से ही पर्शियन थी, ऐसा नहीं है। ये लोग तो टर्किश लैंग्वेज में कन्वर्स करते थे, लेकिन धीरे धीरे पर्शियन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और उसके अलावा जो पर्सन भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्स कर सकता था उसको क्या माना जाता था? एलीट माना जाता था, एक प्रेस्टिजियस पोजीशन उसको दी जाती थी, ठीक है। इट वॉज अकबर हु कॉन्शियसली सेट आउट टू मेक पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। यानी कि पर्शियन इंट्रोड्यूस किसने करी मुगल कोर्ट में? अकबर ने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। इसके अलावा पर्शियन वॉज एलिवेटेड टू अ लैंग्वेज ऑफ एम्पायर, यानी कि पर्शियन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी कि बेसिकली उसको पूरे एम्पायर में फैला दिया गया। कन्फेरिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑन दोज हु हैड अ कमांड ऑफ इट। इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों को पर्शियन अच्छे से बोलनी आती थी उनको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और प्रेस्टीजियस माना जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्शियन लैंग्वेज कौन कौन बोलता था? किंग बोलता था, ठीक है। रॉयल हाउस होल्ड के मेंबर्स बोलते थे, और एलिट जितने भी मेंबर्स होते थे कोर्ट में वो बोलते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी पर्शियन लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाने लगा एट ऑल लेवल्स, यानी कि चाहे वो अकाउंट्स हो, ठीक है, चाहे वो क्लरिकल जितना भी वर्क हो उसमें, या फिर बाकी के फंक्शनरीज जितने भी वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, चाहे वो क्लर्क्स हों, अकाउंटेंट्स हों, है ना, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, है ना, उनको ये लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन लैंग्वेज आनी ज़रूरी थी, ठीक है। आगे देखें, सिंस द पीपल यूजिंग पर्शियन इन द 16th and 17th century came from many different regions of the subcontinent and spoke other Indian languages, Persian too became Indianized by absorbing local idioms। इसका क्या मतलब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, है ना, और इंग्लिश हम एक्सेंट के साथ तो बोल नहीं पाते। अब जब हिंदी बोलने वाले लोग इंग्लिश बोलेंगे तो हम वहाँ वाला एक्सेंट तो अडॉप्ट नहीं कर सकते ना, हम अपने एक्सेंट में बोलते हैं, है ना। सो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश भी हिंदी की तरह हम बोलते हैं। सो सिमिलरली जब इन लोगों ने पर्शियन बोलनी शुरू करी, ठीक है, तो पर्शियन भी क्या हो गई? इंडियनाइज्ड हो गई, यानी कि उसका जो एक्सेंट था वो चेंज हो गया, उसके बोलने का तरीका चेंज हो गया, और उसमें लोकल इडियम्स भी, लोकल इडियम्स मतलब डेली लाइफ में जो लोग मुहावरे यूज़ करते हैं वो भी पर्शियन में इंक्लूड
किए जाने लगे. A new language, Urdu, sprang from the interaction of Persian with हिंदवी. यानी कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक नई ही लैंग्वेज आ गई जिसको क्या कहा गया, उर्दू. ठीक है, जो कि एक तरीके का मिक्स था, किसका, पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज का एक मिक्स था, उसको उर्दू कहा जाने लगा. आगे देखेंगे. Mughal chronicles such as Akbarnama were written in Persian. अदर लाइक बाबर्स मेमोरीज, ठीक है, उनको टर्किश से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया. ट्रांसलेशंस ऑफ संस्कृत टेक्स्ट जैसे कि महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था. ठीक है, द महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड एज रज़्मनामा. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि महाभारत का ट्रांसलेटेड वर्जन का नेम क्या था, पूछ सकते हैं, जिसका मतलब है बुक ऑफ वॉर्स. अब महाभारत में तो युद्ध के बारे में बताया गया है ना, सो इसीलिए इसका ट्रांसलेटेड वर्जन था रज़्मनामा, द बुक ऑफ वॉर्स. अब आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. सो अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं वो अब हम देखेंगे. सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन नोट्स होते हैं. ठीक है, जैसे आप अपने नोट्स बनाते हो ना, सेम वैसे ही, जो कि कहाँ प्रोड्यूस किए जाते थे, किताब खाना. किताब खाना किसको बोलते हैं, लाइब्रेरी को. लाइब्रेरी में बैठ के इनको लिखा जाता था. प्रिपरेशन ऑफ फोलियोज, यानी कि डायरेक्टली इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को नहीं बनाया जाता था, पहले इनके फोलियोज यानी कि रफ ड्राफ्ट बनाए जाते थे. ठीक है, जिसमें कैलीग्राफर्स ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से इनको लिखते थे. इसके अलावा ग्लाइडर्स का यूज़ किया जाता था. ग्लाइडर्स क्या होते हैं, इस तरीके के पेन जो कि कैलीग्राफिक राइटिंग अगर आपने देखी है तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइडिंग होती है ना, इस तरीके से. इफ़ यू हैव एवर सीन कैलीग्राफी, मेरे को इतने अच्छे से तो नहीं आती है, बट अगर आपने देखा होगा तो बहुत ग्लाइडिंग टाइप की लैंग्वेज होती है कैलीग्राफी, तो इसलिए ग्लाइडर्स यूज़ किए जाते थे. इसके अलावा आर्टिस्ट इसमें जो भी लिखा होता था उसको एक इमेज के तौर पे भी पेंटिंग्स इसमें बनाया करते थे, किनमें, इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में. अपार्ट फ्रॉम दैट बुक बाइंडर्स क्या करते थे, इन सभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लेके एक साथ बाइंड कर देते थे इनटू अ होल. ठीक है, people involved in the tasks were awarded with titles and awards. अब obviously एक बुक को कंपोज करना एक इजी टास्क तो है नहीं. आपने खुद देखा कि कितने अलग अलग लोग इसमें शामिल हैं. कोई रफ ड्राफ्ट बना रहा है, फोलियो बना रहा है, कोई कैलीग्राफी कर रहा है, कोई ग्लाइडिंग कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है इमेज को, है ना, कोई बुक को बाइंड कर रहा है. तो इन सभी लोगों को अवार्ड्स दिए जाते थे फॉर देयर वर्क. इनको टाइटल्स और अवार्ड से इनको जो किंग था वो एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं, सम्मानित करते थे. ठीक है, all the books in Mughal India were manuscripts, that is they were handwritten. manuscripts मतलब कि जितने भी मुगल इंडिया के टाइम पे बुक्स कंपोज हुई वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में थी. ठीक है, यानी कि हैंड रिटन थी. तो ये जो मुगल कोर्ट में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रोड्यूस हुई थी, ये कहाँ होती थी, किताब खाना यानी कि लाइब्रेरी में होती थी. ठीक है, किताब खाना कैन बी ट्रांसलेटेड एज लाइब्रेरी, मार्क करना है आपको. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करके रखा जाता था और न्यू मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता था. द क्रिएशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इन्वॉल्व्ड अ नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क, जैसे कि पेपर मेकर्स होते थे, फोलियोज प्रिपेयर करते थे लोग, स्क्रिबलर्स होते थे जो कि स्क्रिबलिंग करते थे, कैलीग्राफर्स होते थे जो कि जो रफ टेक्स्ट है, अब जो पर्सन लिख रहा है, ठीक है, वो तो इतनी जल्दी जल्दी में ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में नहीं लिख सकता, वो तो रफली लिख देगा. बाद में कैलीग्राफर का काम होता था उस रफ रिटन मटेरियल को ब्यूटिफाई करके लिखने का. ग्लाइडर्स क्या करते थे, पेजेस को एलिमिनेट करते थे. और पेंटर्स क्या होते थे, जो कुछ भी वर्ड्स में लिखा होता था उसको एक पेंटेड फॉर्म में उसकी इमेज पोर्ट्रे करते थे. देन बुक बाइंडर्स क्या करते थे, ये इंडिविजुअल फोलियोज यानी कि जो इंडिविजुअल पेजेस होते थे उनको एक साथ सेट करते थे और उनको ऑर्नामेंटल कवर्स मतलब ब्यूटीफुल कवर्स में उनको बाइंड कर देते थे. जो फिनिश्ड मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी यानी कि जो फिनिश्ड बुक होती थी उसको एक प्रेशियस ऑब्जेक्ट की तरह व्यू किया जाता था. ऑब्वियसली व्यू ऐसे करेंगे ही क्योंकि इतने लोगों की मेहनत लगती थी एक पूरी बुक को बनाने में. ठीक है, इसके अलावा The finished manuscript was seen as a precious object, a work of intellectual wealth, क्योंकि obviously कितने लोगों का intellect इसमें use हुआ है ना. Apart from that, it exemplified the
ऑफ इट्स पैटर्न, पैटर्न मतलब जिसने इसको बनाया है उसकी पावर को ये दर्शाती थी ये बुक। द मुगल एम्परर की पावर को शो करती थी, टू ब्रिंग सच ब्यूटी इनटू being. At the same time, some of the people involved in the actual production of manuscript also got recognition in the form of titles and awards. जैसे मैंने बताया कि जो लोग इसको बनाने में इन्वॉल्व होते थे उनको टाइटल्स और अवार्ड्स से सम्मानित किया जाता था। कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हेल्ड अ हाई सोशल स्टैंडिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी जाती थी? कैलीग्राफर्स को और पेंटर्स को, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक जो रिटन मटेरियल था वो इतना ज़्यादा ब्यूटिफाई हो पाया था। सच एज पेपर मेकर्स और बुक बाइंडर्स हैव रिमेन्ड एनोनिमस आर्टिशंस, यानी कि पेपर मेकर्स और बुक बाइंडर्स का भले ही इतना ना जिक्र हो जितना कैलीग्राफर्स और पेंटर्स का किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैलीग्राफी किसको बोलते हैं? आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, ये तो आपको पता ही है कि ब्यूटिफाई करके लिखना। तो अब ये जो आर्ट था हैंड राइटिंग का, ये काफ़ी स्किल वाला काम होता था, इसलिए कैलीग्राफर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। इट वॉज प्रैक्टिस्ड यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स, यानी कि जो लोग कैलीग्राफर्स होते थे वो अलग अलग स्टाइल्स से कैलीग्राफी करते थे। अकबर की जो फेवरेट स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी थी वो कौन सी थी? नस्तलिक, अ फ्लूइड स्टाइल विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ठीक है, इट इज रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड विद अ टिप ऑफ 5 to 10 mm कॉल्ड कलम, यानी कि बेसिकली जो टिप होती थी पेन की 5 to 10 mm के बीच की कलम से इसको लिखा जाता था, जिसको स्याही में डिप करके लिखते थे। और ये क्या थी, किसकी फेवरेट थी? ये अकबर की फेवरेट थी। क्या नेम था इस स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी का? नस्तलिक। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है, इतने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दी पेंटेड इमेज से कराऊंगी। ठीक है, उसी के साथ साथ इफ़ आई टॉक ऑफ द सोर्सेज, तो सोर्सेज मैं आपको एक साथ कराऊंगी पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो सोर्सेज की वीडियो अलग बनेगी, उसके लिए आप वेट करना। और एक बार मेरे को आप बता दीजिए इफ़ यू एक्चुअली वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन सोर्सेज और यू कैन डू देम ऑन योर ओन। वैसे सोर्सेज मैं हमेशा करवाती हूँ, सो यू कैन टेल मी हाउ एवर यू फील फाइन। ठीक है, नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।